बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। आज हम 23 मार्च 2024 सैटरडे के डॉन एडिटोरियल्स पे बात करेंगे। तो फर्स्ट एडिटोरियल है पाइपलाइन अंडर फायर। ये पाइपलाइन जिसकी बात की जा रही है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात है। बेसिकली बैकग्राउंड इस सिचुएशन का ये है कि 2 दिन पहले जो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू है, जिसने कि इमरान खान की गवर्नमेंट को थ्रेट किया था और उसको ख़त्म करने के लिए हमारे जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर असद मजीद, उनको कहा था कि आप इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करें, नहीं तो फिर पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं होने वाला। बहरहाल इस तरह की कुछ बातें की थी। फिर वो डॉक्टर असद मजीद ने साइफर भेजा, तो उस साइफर की बेस पे फिर फर्दर और आगे प्रोसीडिंग्स हुई। आपको काफ़ी उस बारे में पता ही होगा। मजीद उस हवाले से कुछ बात हम आगे चल के कर लेंगे। लेकिन असल जो बात यहाँ हमारे एडिटर ने की है वो ये है कि इसके बाद फिर अमेरिकन जो डिप्लोमेट है उसने लॉ मेकर्स के जो कांग्रेसमैन थे उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, और उन क्वेश्चंस में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से उसने बात की। और उसने कहा कि अमेरिका को बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और पाकिस्तान को अमेरिका कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि वो ये ईरान के साथ ये पाइपलाइन का जो है ना वो काम आगे बढ़ाए। असल में जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसने ये काम थोड़ा सा इनिशिएट किया था। वैसे तो ये काफ़ी सालों से ये काम जो है थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा 1 महीने पहले, 1 डेढ़ महीना पहले केयरटेकर गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा आगे लेके चलने के लिए उसने कुछ प्लान बनाया। तो जिसकी वजह से फिर ये अब जो परसों उसने बयान दिया है, उसने कांग्रेसमैन के सामने ये बात बताई है डोनाल्ड लू ने, कि हम ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है। अच्छा, और उसमें उसने लैंग्वेज बड़ी अनडिप्लोमेटिक, हाईली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज उसने यूज की है। ये आप खुद देख लें कि इफ दे गेट इन बेड विद ईरान it will be serious, it will be very serious for our relationship। जरा गेट इन बेड वाला पॉइंट नोट करें कि किस तरह से वो अमेरिकन, वो जो डोनाल्ड लू है या और वो जो लोग सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जी फॉरेन ऑफिस ने इस पे अपना रिएक्शन दिया। पाकिस्तानी जो फॉरेन ऑफिस है उसमें पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी को, जैसा कि अमेरिका है, उसमें इसको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है किसी और से। पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान उसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है। फॉरेन ऑफिस ने अपनी जो बात है की है वो बड़े नपे तुले अंदाज में की है, मेयर्ड वे में की है। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी एक बात ठीक की है कि पाकिस्तान जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो अनवारंटेड फॉरेन प्रेशर है उसको रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान उस प्रेशर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। अब चूंकि केयरटेकर गवर्नमेंट ने गो अहेड दे दिया था कि इस पाइपलाइन को आगे चलना चाहिए। वैसे तो एक डेकेड से 10 सालों से कुछ काम इस पे हो रहा था, लेकिन जाहिर है काम स्टार्ट हुआ था फिर खत्म, बंद हो गया था। तो ये एक मतलब कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए बन गया कि जाहिर है जब अमेरिका नहीं चाहता तो फिर हम ये काम अगर करेंगे तो हम अमेरिका की दुश्मनी को हम दावत देंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल हर कंट्री को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का पता होता है। तो ये जो अनसोलिसिटेड एडवाइस है
अनसोलिसिटेड एडवाइस का मतलब ऐसा मशवरा जो मांगा ही नहीं गया, बगैर मांगे का मशवरा। वो जो डोनाल्ड लू हमें दे रहा है, उसको न्यूज़पेपर कहता है कि उसको शुक्रिया के साथ उस मशवरे को वापस कर देना चाहिए। ठीक है। और फिर वो अमेरिकन ऑफिशियल जो डोनाल्ड लू है वो कहता है कि जी, अगर पाकिस्तान इस पे काम करता भी है तो पाकिस्तान के पास फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। तो न्यूज़पेपर कहता है कि ये पाकिस्तान का मसला है कि फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे इस सारे प्रोजेक्ट के लिए। आपको इसमें क्या मसला है, आपको इसमें क्या मसला है। और वैसे भी पाकिस्तान की जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन है, वो एक ज्यादा वायबल प्रोजेक्ट है। वो जो टापी वाला प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाला जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, वो तालिबान ने जब टेक ओवर किया है तो वो बात काफी खटाई में चली गई है कि पता नहीं अब तालिबान किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस सारी बात पे। और फिर आगे चल के न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान अब ईरान गैस पाइपलाइन से पीछे हट भी नहीं सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो बहुत लंबा चौड़ा लिटिगेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान से डैमेजेस क्लेम करेगा, पाकिस्तान के ऊपर जुर्माने आयद करवाएगा, और तकरीबन 18 बिलियन डॉलर जो कि पाकिस्तान के खरबों रुपए बनते हैं, ट्रिलियंस बनते हैं, वो पेनल्टी के तौर पर पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। ठीक है। तो फिर न्यूज़पेपर कहता है कि डोनाल्ड लू के जो कमेंट्स हैं, वो हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वार्निंग है। ठीक है। अगर आज अमेरिका जो है वो हमारे सी पैक के ऊपर इतराज कर रहा है, ईरान पाइपलाइन के ऊपर इतराज कर रहा है, तो हो सकता है कल वो हमारे मॉस्को या मॉस्को के साथ रिलेशंस के ऊपर इतराज करे, यानी कि रूस के साथ रिलेशंस के ऊपर इतराज करे, या किसी भी और अमेरिकी दुश्मन के साथ अगर हम कोई डील करना चाहते हैं, कोई मुआहदा अपने फायदे का करना चाहते हैं, तो वो उसमें रोड़े अटकाएगा। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए गैस पाइपलाइन वाला, और किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तान को दोस्ती जरूर रखनी चाहिए अमेरिका से और अपने वेस्टर्न स्टेट्स के साथ, लेकिन हमें उनकी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना चाहिए। कभी भी हमें हम उनकी ख्वाहिशात का होस्टेज टू द विम्स ऑफ इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स, मतलब हमें उनकी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर इंडिया और चाइना अमेरिका के प्रेशर को इग्नोर कर सकते हैं रशिया के हवाले से, रशिया अमेरिका और रशिया जो है, रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए इंडिया और चाइना ने जब कोशिश की, तो यूएस ने इंडिया और चाइना को प्रेशराइज किया कि रशिया के साथ आप रिलेशंस ना बनाएं, इकोनॉमिक ताल्लुकात ना बनाएं, लेकिन उन्होंने बनाए, और उन्होंने बिल्कुल उसको बॉदर ही नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान अगर बॉदर नहीं करेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली अमेरिका की तरफ से कोई टेंशन बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को टू अचीव ट्रू सॉवरेनिटी, बिकॉज पाकिस्तान मगरबी ममालिक का गुलाम बन के नहीं रह सकता, अमेरिका का गुलाम बन के नहीं रह सकता। पाकिस्तान को अपनी असल आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल करनी है। तो ये था जी हमारा फर्स्ट एडिटोरियल, और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। और इसके ऊपर आप लोगों को मजीद भी अगर रीडिंग करनी पड़े तो जरूर इधर उधर से रीडिंग करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे सेकंड है जी, सेकंड एडिटोरियल है बैंडिट राज। बैंडिट राज का मतलब डाकू राज जिसे कहते हैं। असल में जो जिसको कहते हैं कच्चे का इलाका, ये वो इलाका है कि जो पंजाब का साउथ का एरिया और सिंध प्रोविंस का जो नॉर्थ का एरिया है, उसमें जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट और कंदकोट डिस्ट्रिक्ट, ये सारा जो इलाका जो दरियाई जमीन है, उसमें
बहुत ऐसा इलाका है कि जो दरियाई इलाका तो है लेकिन वहां पे पानी कभी नहीं आया, कच्चे का इलाका उसे बोला जाता है। यहाँ पे आबादियां भी हैं बहुत सारी, जंगलात हैं, उनके अंदर डाकू छुपते हैं। ठीक है, वो छोटू गैंग और इस तरह के जो है ना वो गैंग वगैरह वहां पे अक्सर न्यूज़पेपर में आपने शायद नेम्स वगैरह पढ़े होंगे। उनके हवाले से ये है कि वो मर्डर करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, फिर उसके बाद रॉबरी करते हैं। ये सारे काम वो करते हैं। और असल में ये वाला जो इस वक्त एडिटोरियल लिखने की जरूरत महसूस हुई हमारे न्यूज़पेपर के एडिटर को, वो ये थी कि अल्लाह राखियो नंदवानी, अल्लाह राखियो नंदवानी एक स्कूल टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर, जिसको कि उन्होंने डाकुओं ने कत्ल कर दिया, उन्होंने शहीद कर दिया। और क्यों शहीद किया? क्योंकि उसकी एज अ टीचर ड्यूटी थी कि वो कच्चे के इलाके में कोई गांव था, वो गांव वो गांव जो है वो नसरुल्ला खान बेजारानी विलेज का नाम है। उस विलेज में वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर अला राखियो नलवानी पढ़ाता था। लेकिन ये जो गैंग वाले लोग थे, ये जो डाकू, इन्होंने उसे कहा कि तुम यहाँ पे ना आया करो पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, या यहाँ पे जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसने कहा जी मेरी तो ड्यूटी है और मैं तो फिर आऊंगा, मुझे तो, मैं तो क्या कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये बात जो है वो उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर ये एडिटोरियल लिखा गया है कि चूंकि वो इस एरिया को जानते हैं, वो सारे डाकू जो हैं, नॉलेज ऑफ द टेरेन, उनको नॉलेज है, फिर उसके बाद हैवी वेपनरी उनके पास बहुत बड़ा असला है। ठीक है, जिसकी बेस पे वो लूटते भी हैं लोगों को, लोगों का अगवा भी करते हैं, लोगों को मारते भी हैं। ठीक है, और जो दोनों प्रोविंसेस की पुलिस है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न्यूज़पेपर कहता है कि जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स होते हैं सिटीज में, जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले निहत्ते बेचारे एहतजाज कोई करते हैं, तो उन पे तो पुलिस पुल पड़ती है, बेशक वो सिंध की पुलिस हो या पंजाब की हो। लेकिन ये जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, इनके आगे पुलिस की चलती नहीं है। तो लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में बैठे हुए जो फैसला साज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस बारे में बड़ा क्लियरली सोचना चाहिए कि पिछले साल से भी मतलब मिलियंस ऑफ रुपीस इस चीज पे लगा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। और वो इस काबिल हैं अभी भी कि वो एक आम स्कूल टीचर को मार सकते हैं। और ऐसा स्कूल टीचर कि जिसको एक, अगर पूरी रिपोर्ट्स पहुंचे तो वो एक नेशनल हीरो के तौर पर हमारे सामने आना चाहिए। और यही जो अल्लाह राखियो स्कूल टीचर जैसे लोग हैं, ये हमारा एक एसेट है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि यही असल चेहरा है हमारी सोसाइटी का। और इस जैसे लोगों को अगर मार दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अथॉरिटीज को ये सोचना चाहिए कि वो जो जिस चीज को नाम देते हैं जी ऑपरेशन क्लीन अप ऑपरेशन, वो किया जाएगा और किया जा रहा है, जो पिछले साल भी चलता रहा, वो तो मीनिंगलेस है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर वन स्टेप फॉरवर्ड करती है तो टू स्टेप बैक भी करती है। मतलब इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट जो है वो अगर एक स्टेप आगे लेती है तो दो स्टेप पीछे भी जाती है। मतलब गवर्नमेंट खुद से ही कभी कोई क्लियर ही नहीं है। और अ, मतलब करोड़ों अरबों रुपया जो पीछे लगाया गया पिछले साल भी इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर, तो क्या वो ऑपरेशन सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था? स्मोक स्क्रीन स्क्रीन का मतलब क्या है कि जो सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये चीज की गई थी,
या वाकई वो सारी एफर्ट्स फेल हो गई हैं और स्टेट की रिट फेल हो गई है। गवर्नमेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो पिछले साल ऑपरेशन किया गया, क्या वो ऑपरेशन फेल हुआ है या वो सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए था। तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और एंड पे न्यूज़पेपर ये कहता है कि ये जो गवर्नमेंट एक सॉरी पिक्चर बनी हुई है, एक बहुत ही मतलब खस्ता हाल और टूटे फूटे गैंग्स के सामने, और ये टूटे फूटे गैंग्स बड़ी आसानी से गवर्नमेंट से आउटस्मार्ट कर जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है उनके सामने कुछ नहीं कर पाती। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने करना क्या है। असल वो कहता है कि इन लोगों को भी टारगेट करना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि जो लोग इनको बैक करते हैं, इनको फाइनेंस करते हैं और इनको आर्म्स वगैरह और सारी ज़रूरियात इनकी सप्लाई करते हैं, असल उस सोर्स के ऊपर टारगेट होना चाहिए। ये सोर्स असल चीज़ है। जब इस सोर्स के ऊपर टारगेट होगा, तो जाके ये सारे जो है ये सारा मामला जो है ये एलिमिनेट होगा, और फिर जाके ये गैंग्स जो हैं वो वो उसके ऊपर से ही टारगेट हो पाएगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो बेचैनी और बेकरारी है इसको फर्दर स्प्रेड नहीं होना चाहिए, और स्टेट को अपनी रिट जो है वो कायम करनी चाहिए। अब चलते हैं नंबर थ्री पे, जो लास्ट हमारा एडिटोरियल है, एनर्जी थेफ्ट के बारे में। एनर्जी थेफ्ट, बिजली की जो चोरी होती है, इसके बारे में डायरेक्ट बात है। तो असल में बैकग्राउंड इसका ये है, इस एडिटोरियल का, कि आईएमएफ ने अपनी कर्जे की जो अगली किस्त है और जो अगला प्रोग्राम है वो देने के लिए मुतालबा किया है, और ये एक शर्त रखी है आईएमएफ ने कि आप बिजली चोरी रोकें। अब गवर्नमेंट ने पिछले सितंबर से बिजली चोरी के हवाले से क्रैकडाउन शुरू किया था, और उस क्रैकडाउन का क्या फायदा हुआ वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि गवर्नमेंट ने अब बिजली चोरी रोकने के लिए एफआईए को भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। तो एफआईए जो एक इदारा है फेडरल लेवल का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको भी इसमें बिजली चोरी रोकने के लिए इसमें लाने की उसने गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व करने की जो है ना वो कोशिश की है कि बिजली चोरी, पावर एंड गैस थेफ्ट और गैस की चोरी, इसको रोका जा सके, और डिजायर्ड हमारे रिजल्ट जो है वो हासिल हो सके। ठीक है। तो इस एनर्जी सेक्टर को जो है ना वो रिस्टोर करने के लिए वही जो बात मैंने आपको बताई, कि जो आईएमएफ ने 4 की एरियाज जो हैं वो रिफॉर्म्स के बताए हैं कि इन एरियाज में रिफॉर्म होनी चाहिए। उनमें से एक ये भी है कि बिजली और गैस की चोरी रोकी जाए। ठीक है। अच्छा, अब न्यूज़पेपर हमें बताता है कि पिछले साल सितंबर से ये ऑपरेशन शुरू हुआ गैस और बिजली चोरी पे के खिलाफ, और पिछले साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक इस पे काफी काम हुआ। और एट इट्स पीक, दिसंबर में ये अपने पीक पे था, फिर दिसंबर के बाद ये डाउन जाना शुरू हो गया। तो सिर्फ 14 बिलियन रुपीस की चोरी पकड़ी गई थी और रोकी गई थी। और उसको पकड़ने के बाद फिर बिल्स की शक्ल में जो रिकवरीज हुई थी वो सिर्फ 58 बिलियन की थी। 58 बिलियन रुपीस की, 58 अरब रुपए की रिकवरी हुई थी। हालांकि 2022 में जो बिजली की चोरी थी वो 237 बिलियन थी। ठीक है। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में 2023 में ये चोरी 589 बिलियन यानी कि 589 बिलियन तक चली गई थी। ठीक है। और ये बड़ी थी, कम नहीं हुई थी। इसीलिए सितंबर में ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ वो अभी बता दिया है मैंने। 2020 में जब प्राइम मिनिस्टर ने इसके खिलाफ इलेक्शन एक्शन लेना शुरू किया, इमरान खान की गवर्नमेंट थी,
कोरोना का दौर था, तो उस वक्त भी ये स्टडी किया गया था कि 2 बिलियन डॉलर, यानी कि ये ट्रिलियंस की बात है, कि एनुअल लेवल पे, यानी कि सालाना जो लॉसेस हैं वो खरबों में हैं। जो बिजली चोरी और गैस चोरी के जो लॉसेस हैं, जो नुकसानात होते हैं उसकी वजह से स्टेट को, वो खरबों खरबों रुपयों में है। 2 बिलियन डॉलर है, और आप इसको दो को डॉलर की प्राइस के साथ जरा मल्टीप्लाई कर ले तो आपको पता हो चल जाएगा कि कितने ये बनते हैं। 600 अरब रुपए बनते हैं तकरीबन, और 600 अरब रुपए का मतलब है 6 खरब रुपए। ठीक है, ट्रिलियंस। तो इस तरह से बात ये है कि इसको हमें देखना है, और गैस सप्लाई चेन को, और को जो है ना वो, इसको, इसकी जो चोरी को रोकना है। और आईएमएफ ने जो चार बड़ी बड़े अपनी शराइत रखी हैं उनमें एक ये भी है, क्योंकि आईएमएफ इस बात को जान गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पावर एंड गैस की जो थेफ्ट है, वो पाकिस्तान का ये बता रहा है कि 5 ट्रिलियन रुपीस हमारे सर्कुलर डेट में ये एनर्जी सेक्टर जो है वो ओवरऑल का डेंट डालता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर कहते हैं कि चूंकि अब इस पे काम जारी है, तो अभी आने वाले कुछ वीक्स में हमें काफी सक्सेस स्टोरीज बताई जाएंगी। ये बताया जाएगा जी, ये हमने इसके खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली, इतनी चोरी पकड़ ली, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जो गैस और बिजली का ईमानदारी के साथ बिल देने वाले ऑनेस्ट कस्टमर्स हैं, उनके उनको तो कोई सुकून का सांस नहीं मिलता, क्योंकि बिल उनका बढ़ता जाता है। जो चोरी करते हैं वो तो मुफ्त में बिजली ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं ना। और जाहिर है कि इस तरह के जो लोग हैं, उनके पीछे कोई बैकिंग होती है तो वो ये काम करते हैं, और वो बैकिंग उन्हीं लोगों की होती होगी कि जो जिनके हाथ में इख्तियार है, कि अगर पकड़े भी गए तो कोई मसला नहीं है और वो मसले हल करवा लेते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर कहता है कि असल तो बात ये है कि बिजली और गैस की प्राइसेस कम होनी चाहिए। फिर पता चलेगा कि गैस और पावर जो है, बिजली और गैस का की जो चोरी पकड़ी गई है उसका कोई फायदा आवाम को हुआ है। सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव, और दूसरी बात फिर वो कहता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने से कुछ भी नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करने से कुछ भी नहीं होगा। असल डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसको सही तौर पर ठीक करने की जरूरत है। और डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि, न्यूज़पेपर कहता है कि स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो जाके ये कहीं मसला हल हो सकता है। अब स्मार्ट मीटरिंग क्या है? स्मार्ट मीटरिंग का मतलब ये है कि जैसे हम अपने मोबाइल में बैलेंस लोड करते हैं, तो हमें मोबाइल यूज करने का जो है ना वो, मोबाइल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही अगर हम अपने मीटर में बैलेंस लोड करेंगे तो हमें बिजली आ जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। इस तरह करके स्मार्ट मीटरिंग हो, और वो स्मार्ट मीटरिंग पीछे पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड हो, और कंप्यूटर के साथ अटैच हो, और पता चले कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है। तब जाके ये बिजली चोरी रोकी जा सकती है, अदरवाइज रोकी नहीं जा सकती। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। फर्स्ट कमेंट में जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।